हेलो, मेरा नाम चिराग गौर है और मैं आईआईटी भिलाई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक कर रहा हूँ और असिस्टेंट इंजीनियर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैंने 11th रैंक हासिल की है। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि अगर आप लास्ट 3 सालों से इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फ़ेल हो रहे हैं, आपको कोई सक्सेस देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको डिस्क्लेमर ये है कि मैं आपको अपनी राय बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं इस वीडियो से। और ये सारी चीज़ें मैंने 6 years ऑफ फेलियर से देखी। मैं 6 साल से तैयारी कर रहा था, जो कि अभी मुझे सक्सेस मिला है रेलवे जेई में और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम में 11वीं रैंक के साथ। तो इस फेलियर्स के दौरान मैंने शायद जिस बंदे को 1 या 2 साल में सक्सेस मिल जाता है, तो उससे मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा सीखा है। तो वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा क्या लर्निंग्स रही इसके बारे में। पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट यू हैव लर्न इन लास्ट 3 years। आप 3 साल से जब फेल हो रहे हैं तो आपने उससे क्या सीखा है, आपका पर्सनल व्यू क्या है, आपको कभी सफलता देखने को मिली, आपको कोई एक इंडिकेशन लगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। अगर आप 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपका गेट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्रॉस नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है। जब मैंने 1 साल तैयारी करी थी 2015 में, तो मेरा गेट में 52 नंबर आए थे, 52 मार्क्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2015, और बाकी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन वहीं अगर मैं 2016 की बात करूं, तो मेरा 2016 में 3 एग्ज़ाम क्लियर हुए थे। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और एक और एग्ज़ाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं कि मेरे को कुछ सक्सेस देखने को मिली, इसलिए ही मैं और तैयारी करने के लिए 3 साल 4 साल तैयारी के लिए आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मुझे हर साल कुछ ना कुछ सक्सेस देखने, चाहे मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ सफलता देखने को मिल रही थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप 3 साल के एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आपसे ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर आपसे गेट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर नहीं हो रहे हैं लास्ट के 3 years में, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको एक पीएसयू मिल जाएगा। और मिल भी सकता है, लेकिन उसके लिए जो आपका मेंटल एक रूप बन गया है, मतलब आपका एक एटीट्यूड बन गया है कि चलो 40 मार्क्स ही मेरे लिए बहुत हैं, बस गेट क्वालिफाई हो जाए यही बहुत है, तो इस हिसाब से तो आपका पीएसयू का कॉल नहीं आएगा ना। तो इस वजह से आपको ये देखना पड़ेगा। मेरी जो राय है, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मेरी जो राय है। आपको हमेशा एक ही एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करना चाहिए। जैसे कि मैंने हमेशा एक यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, उसके लिए ही मैंने फ़ोकस किया हमेशा से। तो मुझे ऐसा गाइडेंस मिला कि आप चाहें आपको कितना भी समय लगे, लेकिन आपको किसी एक ही एग्ज़ाम के लिए लगना है। तो लेकिन मैं जहाँ तक अपने दोस्तों से, बच्चों से मिला बेरसराय में, दिल्ली में, तो मैंने देखा कि वो सीज़नल तैयारी करते हैं, मतलब सीज़नल तैयारी, और मतलब डैबलिंग ही करते रहते हैं, यहाँ से वहीं कूदते रहते हैं। तो आपको एक एग्ज़ाम चूज़ करना पड़ेगा, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ की मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स का मैं बताऊँ, तो वो कभी तो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं जिसका सिलेबस कुछ अलग है, कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करती हैं जिसका जनरल स्टडीज़ का सिलेबस अलग है, कभी वो एसएससी जेई की तैयारी करने लगते हैं, एप्टीट्यूड की तैयारी करने। तो मेरे हिसाब से ये सक्सेस का मेरे मायनों में फंडा नहीं है। ये आपको सक्सेस में बहुत बहुत समय मिल जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लिमिटेड समय में सक्सेस ना मिले। तो आपको एक ही एग्ज़ाम पर फोकस होना पड़ेगा। आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में अगर सक्सेस नहीं देख रहे हैं, तो आपको एसएससी जेई, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, इन तीनों में से एक टाइप का एग्ज़ाम चुनकर
उसके पीछे आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और आपको यूपीपीएससी एई जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम हैं उनको भुलाना पड़ेगा। आपको आपसे कोई रास्ते में चलते या सपने में भी अगर कोई पूछे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आंसर क्लियर हो। अदर एग्ज़ाम उसकी वजह से क्वालिफाई होंगे, ना कि आप उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्लियर होना चाहिए कि मैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा हूँ, या एसएससी जेई की तैयारी कर रहा हूँ। एंड थर्ड सजेशन मेरा ये है कि गो एंड गिव ऑल एग्ज़ाम्स। आपको एग्ज़ाम भरना मना नहीं किया है कि आप असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम नहीं भरेंगे, आरपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम नहीं भरेंगे। आपको सारे स्टेट्स के जो भी जनरल जेई और एई के एग्ज़ाम होंगे उधर जाइए और उधर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपका फाइनेंशियल और आपके पास टाइम है, अगर आपकी प्रिपरेशन हैम्पर नहीं होती है तो आप सारे एग्ज़ाम लिखिए, आरआरबी एनटीपीसी कोई भी सारे एग्ज़ाम लिखिए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पर फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जैसे कि 3 साल से पहले ही तैयारी कर रहे हैं और हमें अभी सक्सेस देखने को, तो एक पेरेंट से प्रेशर आता है, फाइनेंशियल प्रेशर और मेंटल प्रेशर। तो उस मेंटल प्रेशर से बचने के लिए ही आपको अब एक जॉब चाहिए, क्योंकि अब आप बड़े एग्ज़ाम आप यूँ नहीं कह सकते कि अब मैं सिविल सर्विस, आप 3 साल से तो गेट में फ़ेल हो रहे हैं और अभी आप बोलेंगे कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें ही अभी 3 साल लग जाएंगे उसके मैनेजमेंट में, जितना कि हमारा एप्टीट्यूड है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको मेंटल बैलेंस और फाइनेंशियल बैलेंस के लिए आपको अब एक एग्ज़ाम चूज़ करना ही पड़ेगा, और जो कि आपको सबसे लगता है कि मैं विद इन 6 मंथ, विद इन 9 मंथ इसको कर सकता हूँ। तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब मेरे व्यूज़ हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप इनमें से लीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने सीखा, और मेरे दोस्तों के लिए मैंने ये पर्सनल वीडियो बनाई है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों के लिए काम में आ सकती है। मैं लगभग 4-5 साल तक यही सब फेलियर देखता रहा, तो उससे मुझे बहुत लर्निंग मिली कि हमें सक्सीड होने के लिए किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए चीज़ों को। तो ये अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में पूछिए, उसके बाद मैं आने वाली वीडियोस में उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँगा और अच्छी और वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू।